दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और रही बात IMDb रेटिंग की, तो आई एम वेरी शॉक्ड कि इस मूवी की रेटिंग्स मुझे कहीं पर भी नहीं मिली, क्योंकि मूवी शुरू में हमें जो दिखाती है वो 2 मिनट के बाद अपनी टोन एकदम से चेंज कर लेती है और फिर शुरू होता है इस मूवी का असली सफर। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना और शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में एक अमीर और सम्मानित आदमी अपनी कार में किसी जगह से गुजर रहा होता है। हर आने जाने वाला उसको हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट दे रहा होता है, लेकिन अचानक उस कार से धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते वो कार एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर रुक जाती है। ये देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि अंदर बैठा आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था जो खुल नहीं पाता। इसलिए बाहर से लोग उस कार का कांच और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं और इतने में उस कार में भीषण आग लग जाती है, जिसमें वो आदमी जलकर मारा जाता है। फिर अगले सीन में हम हेमंत नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपने दोस्त जोसेफ के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाता था। हम देखते हैं कि हेमंत किसी का इंतजार कर रहा होता है और तभी वहां काम करने वाली एक लड़की उससे कहती है कि सर, हम यहाँ सारी डिश खुद बनाते हैं, तो वो आपकी वाली कुकीज भी बना लेंगे, मैं रेसिपी सीख लूंगी। जिस पर जोसेफ हंसते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि हमें ये आइडिया नहीं आया, हमने भी यूट्यूब देखा है और डेटा है हमारे पास, लेकिन हेमंत को जो कुकीज पसंद है उसका स्वाद अलग होता है। तभी हेमंत मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही, और मुझे लगता है कि वो बस कुकीज लेकर आ ही रही होगी। फिर हम देखते हैं कि ठीक उसी वक्त चित्रा नाम की लड़की वहां आती है। असल में चित्रा हेमंत के रेस्टोरेंट को घर की बनी स्वादिष्ट कुकीज सप्लाई करती है। खैर, अब वो उसे आज की कुकीज देती है और फिर वो दोनों कॉफी पीने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चित्रा जाने लगती है तो कहती है कि अगले हफ्ते नई कुकीज लेकर आऊंगी। फिर चित्रा के जाने के बाद वो लड़की जोसेफ से पूछती है कि सर, इस लड़की में ऐसा क्या खास है, साधारण कुकीज बेचने वाली लड़की ही तो है। फिर हेमंत सर को इसमें क्या दिख गया? तो जोसेफ बताता है, देखो, हम दोनों अनाथ थे, लेकिन फिर एक दिन एक अच्छे परिवार ने हमें गोद लिया और पढ़ाया लिखाया, जिसके बाद बड़े होकर हमने अपनी मेहनत से ये रेस्टोरेंट खोला। हालांकि पैसे तो 1-2 साल में कमा लिए, लेकिन हेमंत को सच्चे प्यार की कमी खलने लगी। इसी रेस्टोरेंट में वो देखता था कि कपल्स हर महीने पार्टनर्स बदलते हैं और प्यार सिर्फ पैसे और स्वार्थ के लिए होता है, जिसे देखकर उसे भी काफी गुस्सा आता था। इसलिए उसे अपने लिए एक सच्चा प्यार चाहिए था। फिर एक दिन उसे चित्रा मिली और उसकी सोच ने हेमंत का दिल छू लिया। चित्रा कहती थी कि प्यार पहले आता है, पैसा बाद में, और बिना उम्मीद के सच्चा प्यार करो तो बदले में भी सच्चा प्यार मिलता है। इसलिए हेमंत उसे दिल दे बैठा और आज तक वो उसी का इंतजार कर रहा है कि कब वो उसे प्रपोज करेगा। खैर, अब कई दिन बीत जाते हैं और चित्रा और हेमंत की दोस्ती भी गहरी हो जाती है। ये दोनों घूमते फिरते हैं, साथ ही कुछ दिनों में हेमंत का जन्मदिन भी मनाते हैं। फिर एक दिन हेमंत मौका देखकर चित्रा को प्रपोज कर देता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चित्रा उससे मना कर देती है। वो कहती है कि हेमंत, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, शायद तुमने मेरी दोस्ती को गलत समझ लिया। ये सुनकर हेमंत का दिल टूट जाता है और वो पूछता है कि कम से कम वजह तो बताओ। तो चित्रा रुककर एकदम से कहती है कि असल में मेरे दिल में कोई और है, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर हेमंत घर आकर दुखी मन से ये बात जोसेफ को बताता है, तो जोसेफ उसे समझाता है कि खुद को थोड़ा वक्त दो और अपने असली प्यार की तलाश करो, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन हेमंत कहता है कि नहीं यार, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, इसलिए अगर मैंने उसे किसी और के साथ देख लिया ना, तो पता नहीं क्या कर बैठूंगा। आखिर में हेमंत कहता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, इसलिए हम दोनों अब रेस्टोरेंट बंद करके कहीं दूर चले जाएंगे। तो इस तरह वो दोनों अगले दिन अपना रेस्टोरेंट बंद करने लगते हैं और सामान पैक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां चित्रा आ धमकती है, जो गुस्से में हेमंत को डांटने लगती है कि पागल हो गए हो, जो एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? तो हेमंत उदास होकर कहता है, हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम जाओ यहाँ से और उससे शादी करके खुश रहो जिसको तुम चाहती हो। ये सुनकर चित्रा फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपरी मंजिल पर ले जाती है और वहां वो गहरी सांस लेकर उससे कहती है, सुनो, मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है, बल्कि मैं भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो हेमंत हैरान होकर पूछता है कि क्यों, घर वाले नहीं मानेंगे क्या, या कोई और वजह है? तो चित्रा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये शादी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। तो हेमंत ये सुनकर चौंक जाता है
कि ये क्या कह रही हो, मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कोई बीमारी है। तो चित्रा मना करते हुए कहती है, नहीं, लेकिन अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो शायद तुम विश्वास ना करो और मुझे पागल समझो। पर हेमंत कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है। इस तरह अब चित्रा कांपती आवाज में कहती है कि कुछ ही दिनों में मैं और मेरा पूरा परिवार खुद को जान से मारने वाले हैं। लेकिन तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, पर हम एकदम से मरने वाले नहीं हैं, बल्कि हम मौत को देखकर वापस आएंगे। अब ये सुनकर तो हेमंत हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है कि ये सब मजाक है ना, आखिर ये तुम क्या कह रही हो और ऐसा तुम लोग आखिर क्यों कर रहे हो। तो अब चित्रा हेमंत को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि बचपन में उसके पिताजी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद चित्रा और उसकी माँ उसके ताऊजी नीलकंठ के घर में रहने चले गए। वहां नीलकंठ ताऊजी ने चित्रा को बेटी की तरह पाला, उसको बहुत प्यार दिया और उसकी हर जिम्मेदारी उठाई। लेकिन 1 साल पहले वैशाख पूर्णिमा के दिन अचानक उनकी कार में आग लगने से उनकी भी मौत हो गई और यहाँ तक कि उनका शरीर भी पूरा जलकर राख हो गया। चित्रा बताती है कि उसके बाद हमने इस हादसे की वजह जानने की कोशिश की, जिससे पता चला कि उनको किसी ने मारा नहीं था और उनका कोई दुश्मन भी नहीं था। फिर हमने पंडितों और ज्योतिषियों से कुंडली दिखवाई तो पता चला कि ये उनकी अकाल मृत्यु थी, यानी उनके मरने का कोई योग था ही नहीं। लेकिन फिर हमें उन्हें वापस लाने का रास्ता भी मिल गया, जिससे मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है। इसी बीच हमें एक खास रिचुअल का पता चला, जिसके हिसाब से आने वाली वैशाख पूर्णिमा को मैं और मेरा पूरा परिवार खुद का बलिदान देंगे। लेकिन इस विधि के पूरे होने के बाद हम सब नीलकंठ ताऊजी के साथ साथ खुद भी फिर से जिंदा हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वैशाख पूर्णिमा का इंतजार कर लो, क्योंकि उस रिचुअल के बाद मैं जिंदा वापस आ जाऊंगी और फिर दोनों शादी कर लेंगे। अब हेमंत ये सब सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि चित्रा क्या कह रही है। वो कहता है कि ये तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो, आखिर कोई मरकर वापस कैसे आएगा। वह आगे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम किसी अच्छे से साइकाइट्रिस्ट को दिखाएंगे, जिसके बाद डॉक्टर सब ठीक कर देंगे। तो ये सुनकर चित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुझे पागल समझोगे, इसलिए अगर मुझ पर विश्वास है तो वैशाख पूर्णिमा तक रुक जाओ, नहीं तो मुझे भूल जाना और वापस आकर मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी। तो इस तरह से गुस्से में वो वहां से चली जाती है। लेकिन हेमंत को अब भी कुछ समझ में नहीं आता। ये सब उसके लिए हाईली अनएक्सपेक्टेड था। इसलिए अब वो हैदराबाद के एक बड़े साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट में जाता है, जहां वो एक डॉक्टर को चित्रा की सारी बात बताता है। ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह जाता है और कहता है कि हेमंत ये पहला केस नहीं है, ऐसे मामले पहले भी आए हैं, लेकिन उनका मकसद कभी पूरा नहीं हुआ। फिर वो उसे 1997 में कैलिफोर्निया में हुए ऐसे ही एक मामले के बारे में बताता है, जहां 39 लोगों ने खुद की जान ली थी, वो भी अपने एक धार्मिक गुरु के कहने पर, जिसने कहा था कि ये दुनिया हमारे लिए खराब हो गई है और इसके परे एक और दुनिया है जहां हम सभी जाकर रह सकते हैं। इसके बाद वो 1978 में हुई सैन फ्रांसिस्को की घटना बताता है, जिसमें 909 लोगों ने साइनाइड पीकर अपनी जान दे दी थी। वो कहता है कि अपने देश को ही ले लो, सन 2018 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक परिवार के 11 लोगों ने खुद को फंदे पर लटका लिया था, लेकिन उसकी वजह आज तक पता नहीं चली और आखिर में वो 2021 में हुए आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में हुए केस के बारे में बताता है, जहां एक माता पिता ने अपनी 2 बेटियों को ये सोचकर मार दिया था कि वो मरकर वापस सतयुग में जन्म लेंगी और कलयुग से बच जाएंगी। वो केस तो इतना भयानक था कि उसमें उस माँ का कहना था कि ये कोरोना चीन से नहीं बल्कि मेरी वजह से इस दुनिया में फैला है, क्योंकि मुझसे अपने रिचुअल में कुछ गलती हो गई थी। ये सुनकर अब हेमंत पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी इन चीजों के बारे में इतना गौर से ना तो सुना था और कभी पढ़ा था। लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि अगर तुम इस समस्या का हल चाहते हो तो पहले पता लगाओ कि उनके दिमाग में ये आइडिया किसने डाला और कौन है जो उस परिवार को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि वो पता चल गया तो हम उसके दिमाग में बदलाव लाकर बाकी सबको भी ठीक कर सकते हैं, वरना हमें आखिरी में पुलिस को ही बताना पड़ेगा। इतने में जोसेफ उससे कहता है कि ये तो आसान है, हेमंत चित्रा से सीधे ही उस आदमी के बारे में पूछ लेगा। पर डॉक्टर मुस्कुराता है कि नहीं, ये बहुत ही जटिल मामला है, ऐसे कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। पहले उन्हें तुम पर पूरा भरोसा करना होगा और फिर तुम्हें धीरे धीरे उनकी गलत फहमी को दूर करना होगा कि ये रिचुअल काम नहीं करेगा। इस तरह अब हेमंत सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। फिर हेमंत अगले दिन वापस जोसेफ के साथ चित्रा से मिलता है और उसे समझाता है कि मरकर कोई वापस जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन चित्रा कहती है कि हर साल तुम ओणम क्यों मनाते हो,
क्योंकि वामन भगवान के पैर रखने से राजा बलि धरती में चले गए थे, जो हर साल वापस आ जाते हैं। तो आखिर वो कैसे वापस आ जाते हैं? वो आगे जोसेफ से पूछती है कि हम ईस्टर क्यों मनाते हैं। तो वो कहता है कि क्योंकि 3 दिन बाद यीशु मरकर वापस जिंदा हो गए थे। जिस पर चित्रा कहती है कि एग्जैक्टली यही बात है, फिर वो कैसे वापस जिंदा हो गए? इस तरह से वो कहती है कि जिस पर हमें विश्वास करना था उस पर हमने विश्वास किया और त्योहार मना लिए, और जो चीज समझ में नहीं आई उसको हमने अंधविश्वास समझ लिया, जैसा कि अब तुम लोग कर रहे हो। और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब हेमंत काफी सोचता है और समझ जाता है कि इस तरह हल नहीं निकलेगा, इसलिए वो आखिरकार फैसला करता है कि वो चित्रा से शादी करके उसके परिवार में शामिल हो जाएगा। इस तरह अब 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन चित्रा उससे मिलने नहीं आती। अब हेमंत उसे फोन करता है कि प्लीज मुझे तुमसे मिलना है, इसलिए कल सुबह मंदिर में मिलो, क्योंकि फिर तुम रिचुअल में बिजी हो जाओगी तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। इस तरह अब चित्रा मान जाती है और वो दोनों अगले ही दिन मंदिर में मिलते हैं। इधर हेमंत पूरी तरह से तैयार होकर आता है, क्योंकि जब चित्रा प्रार्थना कर रही होती है तभी अचानक हेमंत उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है, जबकि जोसेफ वीडियो बनाता है और वो लड़की फूल बरसाती है जो उसके रेस्टोरेंट में काम करती थी। चित्रा ये देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन हेमंत कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तो ये जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता था, लेकिन इस तरह तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगा। आज से मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ। तो ये सुनकर चित्रा की आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो समझ जाती है कि हेमंत उससे सच्चा प्यार करता है। इस तरह वो हेमंत को गले लगा लेती है। फिर अगले दिन हेमंत चित्रा के घर उसकी फैमिली से मिलने पहुंचता है, जहां गेट को खटखटाने पर एक लड़का उसे ओपन करता है, लेकिन वो हेमंत से बात नहीं करता, बल्कि लिखकर पूछता है कि क्या तुम हेमंत हो? और इस तरह से हेमंत अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां पहुंच जाता है। अब यहाँ पर चित्रा की माँ तो मौजूद नहीं होती, लेकिन उसकी ताई यानी नीलकंठ की बीवी वहां की मुखिया होती है, जिसका नाम था विमला देवी। फिर विमला देवी अपने दामाद वीरेंद्र से कहती हैं कि हेमंत का सभी से इंट्रोडक्शन करवाओ, जिसके बाद उनका दामाद वीरेंद्र बोलता है, मेरा नाम वीरेंद्र है और ये मेरे ससुर नीलकंठ जी की पत्नी विमला देवी हैं। ये उनका बेटा और घर का वारिस विवेक है, जो इन दिनों मौन व्रत पर है। ये घर की बड़ी बेटी यानी मेरी पत्नी दीप्ति है, और ये हमारा बेटा अनिरुद्ध। आखिर में नीलकंठ जी की छोटी बेटी यानी मेरी साली श्री, जिसका तलाक हो चुका है और वो भी यहीं रहती है। इसके बाद विमला देवी सभी को अंदर भेज देती है और फिर चित्रा और हेमंत से कहती हैं, हेमंत अगर हालात सामान्य होते तो दामाद के रूप में तुम्हारा भव्य स्वागत करते, लेकिन अब तुम्हें तो सब पता ही है, इसलिए बस हमारी एक ही गुजारिश है कि तुम सिर्फ दर्शक बनकर देखते रहो और इस काम में कोई रुकावट या बदलाव लाने की कोशिश मत करना। और आखिरी बात, रिचुअल पूरा होने तक तुम दोनों एक कमरे में नहीं रहोगे, तुम चित्रा के कमरे में रहोगे और वो अपनी माँ के कमरे में। तो इस पर हेमंत चुपचाप अपनी सहमति दे देता है। इसके बाद चित्रा पहले हेमंत को अपनी माँ के कमरे में लेकर जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि चित्रा की माँ बहुत बीमार थी। फिर चित्रा हेमंत को ऊपर अपने कमरे की ओर ले जाती है, लेकिन रास्ते में नीलकंठ ताऊजी का कमरा भी आता है, जिसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा होता है। अब हेमंत चुपके से उस ताले की फोटो खींच लेता है। फिर चित्रा उसे अपने कमरे में ले जाती है, क्योंकि हेमंत को वहीं स्टे करना था। तभी श्री दूध का गिलास हेमंत को देकर चित्रा को अपने साथ ले जाती है। हालांकि हेमंत को वो दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे तो कॉफी चाहिए थी। उधर नीचे जाकर चित्रा सबसे पूछती है कि हेमंत आपको कैसा लगा, तो सब उसे डांटते हैं कि अभी शादी करने की क्या जरूरत थी, उसे हमारे सीक्रेट का पता चल गया, लेकिन क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? तभी वीरेंद्र गुस्से में कहता है, मुझे तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, उसे तो अभी के अभी मार देना चाहिए। ये कहकर सब चित्रा को बांध देते हैं और एक साथ हेमंत के रूप में उसे मारने पहुंच जाते हैं। लेकिन अगले ही पल हेमंत की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये सब उसका सपना था। खैर, तभी उसे खिड़की के बाहर मक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई देती है, और जब वो झांकता है तो दीवार पर मधुमक्खियों का छत्ता सा था। वो उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में एक मधुमक्खी उसे डंक मार देती है। इसके बाद वो जल्दी से खिड़की बंद कर लेता है और जोसेफ को उस ताले की फोटो भेजकर हर पॉसिबल डुप्लीकेट चाबी बनवाने को बोलता है। फिर रात को डिनर के वक्त हेमंत पूछता है कि ये रिचुअल आपको किसने बताया? तो सब कहते हैं कि हमारे शास्त्रों, पुराणों और ऋषि मुनियों की किताबों में सब लिखा है, लेकिन फिर भी ये सब हमें विमला देवी बताती हैं, और उन्हें कुछ ना समझ में आए तो गुरुजी उन्हें बताते हैं। फिर चित्रा आगे कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी विमला देवी उसे चुप करा देती है। इसके बाद सभी खाना खाने से पहले संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, और फिर चित्रा धीरे से हेमंत को बताती है कि ताऊजी की आत्मा अनिरुद्ध के शरीर में आती है
जो हमें आगे के रिचुअल्स बताती है। लेकिन हेमंत चित्रा से फुसफुसाता है कि ये तो सरासर पागलपन है। पर वीरेंद्र ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है कि अगर विश्वास नहीं था तो यहाँ आए ही क्यों। पर हेमंत फौरन उसे रोकता है और माफी मांगते हुए खुद भी शांति से खाना खाने लगता है। हम देखते हैं कि सभी यहाँ पर सात्विक भोजन कर रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध को ये खाना पसंद नहीं आता, इसलिए वो शक्कर मांगने लगता है, पर उसकी माँ उसे मना कर देती है। फिर खाना खत्म करने के बाद सब सोने चले जाते हैं और आधी रात को जब हेमंत अपने लैपटॉप पर इन्हीं चीजों के बारे में सर्च कर रहा था, तभी अचानक घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। इसी बीच अनिरुद्ध भी अपनी नींद से जाग जाता है और अंधेरे में किचन की ओर जाता है। तभी वो अंधेरे में धीमी आवाज में कहता है, नाना जी मुझे शक्कर चाहिए। और ऐसे में अंधेरे में कोई उसे शक्कर दे देता है, जिसके बाद वो उसे खाते हुए वापस चला जाता है। अब अगले दिन हेमंत उठता है और खिड़की से झांकता है तो गार्डन में सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी गेट के बाहर उसे जोसेफ दिखाई देता है, जो सारी डुप्लीकेट चाबियां लेकर आया था। फिर हेमंत इशारे से कहता है कि वहीं फेंक दो, तो जोसेफ चाबियां गिराकर वहां से चला जाता है। फिर हेमंत चुपके से नीचे जाता है और चाबियों को उठाकर फिर से वापस आ जाता है। इसके बाद वो नीलकंठ ताऊजी के कमरे का ताला खोलता है और अंदर कदम रखते ही उसे अजीब अजीब सी चीजें नजर आती हैं। यहाँ उसे एक पुराना बक्सा मिलता है जिसमें पुरानी कैसेट्स थी। फिर वो एक कैसेट को प्ले करता है तो स्क्रीन पर वीरेंद्र की शादी का वीडियो चलता है, जहाँ नीलकंठ और पूरा परिवार बहुत खुश नजर आता है। अब हेमंत को और भी अजीब सी चीजें दिखती हैं, इसलिए वो फोटो खींचकर जोसेफ को भेज देता है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। इसके बाद रात को सभी डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होते हैं और एक रिचुअल शुरू करते हैं। अब इसी बीच एक तांबे का लोटा टेबल पर रखा होता है, जिसके ऊपर सभी हाथ रखते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। इतने में अचानक वो लोटा खिसकता हुआ नीलकंठ की खाली कुर्सी के पास पहुंच जाता है और ये देखकर हेमंत पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। पर इतना काफी नहीं था, क्योंकि अगले ही पल नीलकंठ की आवाज वहां गूंजती है कि रिचुअल के हिसाब से ये सब सही कर रहे हो ना? तो सभी हाँ हाँ कहते हैं। फिर आवाज पूछती है, ये नया लड़का कौन है? तो विमला देवी बताती हैं, चित्रा ने इससे शादी कर ली है, ये आपका छोटा दामाद है। फिर वो आवाज कहती है, शादी इतनी जल्दी? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वापस आने के बाद इन दोनों को आशीर्वाद दूंगा। इसके बाद मोमबत्तियां बुझा दी जाती हैं और वो आवाज भी एकदम से बंद हो जाती है। फिर सभी वहां से चले जाते हैं तो हेमंत टेबल के नीचे झांकता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वहां कोई डिवाइस होगा जिससे ये सब हुआ होगा, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो दोबारा नीलकंठ के कमरे में जाता है, जहां वो दीवार पर लगी उनकी फोटो को छूता है और इतने में उसे कुछ नीचे गिरने की आवाज आती है। फिर वो उसे उठाने के लिए अलमारी को हल्का सा धक्का देता है तो उसे अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा नजर आता है। वो फौरन उसके अंदर जाता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि ये गुप्त रास्ता ऊपर नीचे हर फ्लोर तक जाता था, जहां से सभी पर नजर रखी जा सकती थी। वो देखता है कि विमला देवी अपने कमरे में गन से खुद को गोली मारने की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन गोली नहीं चलती। चित्रा अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रही होती है, जबकि विवेक पानी में सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उधर श्री अपने कमरे में कुछ आपत्तिजनक हरकतें कर रही होती है और अब ये सब देखकर हेमंत को यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके बाद वो थोड़ी रिसर्च करता है तो उसे कुछ बातें पता चलती हैं। इसके बाद वो अगले दिन अनिरुद्ध को पकड़कर सभी के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठाता है। फिर हेमंत तांबे का लोटा हटाकर बाकी बर्तन रखता है और कहता है कि चलो नाना जी की आत्मा को बुलाओ और बाकी बर्तन हिलवाओ। सब पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो, हम पर विश्वास नहीं है क्या? तो हेमंत कहता है कि विश्वास तो है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर चित्रा मोमबत्ती जलाती है और सभी मंत्र पढ़ते हैं। इसके बाद अनिरुद्ध अलग अलग बर्तनों पर हाथ रखता है, लेकिन इस बार कुछ हिलता ही नहीं। फिर हेमंत मुस्कुराकर कहता है कि देखिए, ये कोई आत्मा का चमत्कार नहीं है, बल्कि शुद्ध विज्ञान है। वो कहता है कि तांबा बिजली का अच्छा चालक होता है और वो हमारे घरों के तारों में भी इस्तेमाल होता है। ऊपर से टेबल पर इतने खाने के आइटम्स हैं, तो जब हम सब हाथ रखते हैं तो हथेली से निकला पसीना और उसमें मिली विनेगर की बूंदें मोमबत्ती की गर्मी के साथ मिलकर एक हल्का सा करंट पैदा करती हैं, जिससे तांबे का लोटा हिल जाता है। इतने में श्री चौंक कर कहती है, मतलब हम खुद ही लोटे को हिला रहे थे? तो हेमंत कहता है, हाँ। आखिर में विमला देवी पूछती हैं, फिर अनिरुद्ध के अंदर नीलकंठ जी की आत्मा आने की बात? तो हेमंत कहता है कि ये साइकाइट्रिस्ट समस्या हो सकती है, क्योंकि हम बच्चे को जो कहानियां सुनाते हैं वो उन्हें सच मान लेता है। अब चित्रा कहती है कि ठीक है, लेकिन उस दिन सुनी आवाज का क्या, जो लोटे के साथ साथ आ रही थी?
तो हेमंत कहता है कि वो मुझे अभी समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा शक है कि कोई वेंट्रीलोक्विज्म कर रहा है, यानी मुंह को हिलाए बिना आवाज निकालना, और वो आदमी हम में से ही कोई है। इसके बाद विमला देवी कहती हैं कि अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन ऐसे हमारा अनादर मत करो। पर हेमंत हाथ जोड़कर कहता है कि नहीं सासू माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पर मैं मन में कोई शक नहीं रखना चाहता, तभी तो बलिदान का पूरा फायदा होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात को चित्रा हेमंत के कमरे में मिलने आती है और वो उससे कहती है कि पापा के गुजरने के बाद ताऊजी ने ही हमें संभाला और मुझे बेटी जैसा प्यार दिया। हम सब उनसे बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हारी उनसे कोई भावना नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो, तो प्लीज हमारी भावनाओं से मत खेलो। लेकिन हेमंत धीरे से कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बस सही गलत का फैसला करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। खैर, अब अगले दिन पूरा परिवार अजीब से लाल कपड़े पहने होता है। फिर सभी हेमंत को बुलाते हैं और उसे बीच में बैठाकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि बलिदान से पहले ये रिचुअल जरूरी है। अब थोड़ी देर बाद हेमंत को अचानक से होश आता है, यानी उस रिचुअल के दौरान वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो गया था। फिर वो सभी पर हंसने लगता है कि देखो कोई नहीं आया, जैसा कि हर बार होता था। लेकिन तभी अनिरुद्ध उसे उसी की वीडियो दिखाता है, जो कि अनकॉन्शियस होकर ट्रांस स्टेट में पहुंच गया था। ये वीडियो देखते ही हेमंत स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि वीडियो में हेमंत के अंदर नीलकंठ की आत्मा आ चुकी थी और वो ठीक उनकी तरह बोल रहा था, बर्ताव कर रहा था। अब हेमंत हैरान था कि मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, पर परिवार वाले मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम कहते थे सब झूठ है, अगर ऐसा है तो फिर नीलकंठ जी की आत्मा तुम्हारे अंदर कैसे आई। लेकिन हेमंत को अब भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो डरकर शहर के अपने फ्लैट पर चला जाता है, जहाँ वो जोसेफ को सारी बात बताता है, क्योंकि वो सचमुच डर गया था। पर जोसेफ उसे हिम्मत देता है कि तुम्हें हर हाल में इस परिवार का राज पता करना होगा, इसलिए तुम्हें वापस जाना ही होगा। इस तरह अगले दिन हेमंत फिर घर लौटता है, जहाँ सभी लोग खुद को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी हर मेंबर के लिए अलग ऊंचाई की टेबल और रस्सी की लंबाई नाप रहे होते हैं। फिर बातें खत्म करके सब अपने कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक विवेक खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है। अब उसकी आवाज सुनकर हेमंत दौड़ता है, जिसके बाद सब मिलकर उसे नीचे उतारते हैं। इसके बाद वो लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि रिचुअल के हिसाब से उसे अभी नहीं मरना था। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में वही साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हेमंत को मिल जाते हैं, जो वहाँ किसी काम से आए थे। वो पूछते हैं कि हेमंत, तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुंची? तो हेमंत कहता है कि सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं, लेकिन लगता है कि मैं खुद पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि पहले ये पता करो कि इस रिचुअल का आइडिया किसने डाला, क्योंकि शायद ये सब प्रॉपर्टी और पैसे के लिए हो रहा हो। ये सुनकर हेमंत चौंक जाता है। हाँ, आप सही कह रहे हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, शुक्रिया, आपने याद दिलाया। उधर विवेक ठीक हो जाता है तो सब उसे घर ले आते हैं। फिर अगले दिन खाने की टेबल पर हेमंत प्रॉपर्टी की बात छेड़ता है और कहता है कि अगर प्लान सफल हुआ तो हम सब एक साथ जिंदा हो जाएंगे, लेकिन अगर फेल हो गया तो हम मारे जाएंगे। तो ऐसे में ये सारी प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद किसे मिलेगा? तो विमला देवी कहती हैं कि अगर मर गए तो प्रॉपर्टी का क्या करना, ये यूं ही पड़ी रहेगी। तो हेमंत धीरे से कहता है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मानना था कि अगर किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए तो अच्छा उपयोग होगा और साथ में हमें पुण्य भी मिलेगा, बाकी आपकी मर्जी। अब उसकी ये बातें सभी को ठीक लगती है, इसलिए अगले दिन विमला देवी सारे कागजात लेकर उसके पास आती हैं और सब कुछ हेमंत के नाम ट्रांसफर कर देती हैं। वो कहती हैं कि तुम इस परिवार के सबसे समझदार दामाद हो, इसलिए अब तुम फैसला करो कि प्रॉपर्टी का क्या करना है। साथ ही वो बताती हैं कि इन रिचुअल में लोपा बाबा हमारी मदद करते हैं और इस बॉक्स में कुछ पुरानी कैसेट्स हैं, तो इन्हें भी देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसके बाद हेमंत कैसेट्स चलाता है, जहां उसे पता चलता है कि श्री को एक नौकर से प्यार हो गया था, लेकिन नीलकंठ को ये पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने नौकर को मरवा दिया। फिर लोपा बाबा के कहने पर आश्रम के एक आदमी से श्री की जबरदस्ती शादी करवा दी, जिससे श्री खुश नहीं थी, इसलिए तलाक लेकर घर वापस आ गई। पर फिर सब कुछ दबाने के लिए उसकी शादी कराई गई ताकि उसकी बदनामी ना हो। अब हेमंत को लोपा बाबा का पता चल जाता है, इसलिए वो फौरन आश्रम पहुंचता है। वो देखता है कि वहाँ के लोग बाबा को बहुत मानते हैं। फिर हेमंत प्रॉपर्टी के कागजात बाबा को सौंप देता है, जिसके बाद बाबा खुश होकर कहते हैं कि लोग प्रॉब्लम सॉल्व होने पर दान देते हैं, जबकि हम खुशी से लेते हैं। लेकिन जिस प्रॉपर्टी को तुम मेरे पास लेकर आए हो, वो नीलकंठ ने खुद के मरने से 4 साल पहले ही मेरे नाम कर दी थी, पर शायद उसकी बीवी को ये बात पता नहीं थी, इसलिए उसने ये तुम्हारे नाम पर कर दी, जो कि मान्य नहीं होगी। इसके बाद हेमंत उससे नीलकंठ के परिवार के बारे में पूछता है
कि आखिर उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर आपके नाम पर प्रॉपर्टी क्यों की। कोई तो बात होगी। तो बाबा कहते हैं कि हर भक्त की अपनी इच्छा है, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। इस तरह बाबा ज्यादा कुछ नहीं बताते, लेकिन हेमंत बाबा की जांच पड़ताल करता है और वहाँ उसके हाथ कुछ चीजें लगती हैं। फिर वो घर लौटता है जहाँ उसे पता चलता है कि चित्रा की माँ गुजर चुकी हैं और सब बहुत ही दुखी हैं। लेकिन अब अगली रात वैशाख पूर्णिमा थी, इसलिए रिचुअल करना जरूरी था, तो वो लोग लाश को वैसा ही रखते हैं। फिर अगली रात सब दिए जलाकर मंत्र पढ़ते हैं और एक एक करके खुद को लटकाना शुरू कर देते हैं। उनका विश्वास था कि रिचुअल पूरा होने पर दिया खुद ब खुद बुझ जाएगा और फिर अपने आप जल उठेगा, जिसके बाद नीलकंठ के साथ वो सब भी जिंदा हो जाएंगे। इस तरह अब एक एक करके सभी फंदे पर लटक जाते हैं और फिर इस बात को कुछ ही मिनट्स बीतते हैं कि इतने में हेमंत झटके से चित्रा की रस्सी खोलकर उसे नीचे उतारता है। अब चित्रा एकदम से होश में आती है और घबराकर चीखती है, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा पूरा परिवार मर गया और मैं अभी भी जिंदा हूँ। अब ये रिचुअल पूरा कैसे होगा? लेकिन हेमंत कहता है कि मुझे माफ कर दो चित्रा, मैंने तुम्हारी रस्सी ढीली कर दी थी ताकि तुम्हारी गर्दन पर जोर ना पड़े और तुम बेहोश ही हो पाओ, फिर मैं तुम्हें बचा सकूं। फिर वो कहता है कि देखो, कुछ भी नहीं हुआ, इन लोगों ने तो रिचुअल पूरा किया, पर तुम्हारे नीलकंठ ताऊ जी कहाँ वापस आए? पर उसके ऐसा कहते ही अचानक वो दिया जल उठता है और तभी अचानक उन्हें अंधेरे में कुर्सी पर कोई बैठा नजर आता है। उसके हाथ में नीलकंठ वाली अंगूठियां चमक रही होती हैं और ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर चित्रा उसके पास जाती है और उस शख्स का चेहरा देखती है और इसी के साथ आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि एकदम से हेमंत मुस्कुराकर कहता है कि चित्रा, अब असली राज खुल गया है। ये नीलकंठ ताऊ जी की आत्मा नहीं, बल्कि ये तुम्हारा वो आश्रम वाला ढोंगी बाबा है और तुम दोनों ने मिलकर ये सारा प्लान बनाया था। ये सुनकर चित्रा सदमे में पीछे हटती है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। इसके बाद वो हेमंत पर झपटती है, लेकिन तभी जोसेफ आकर उसे पकड़ लेता है। तभी हेमंत कहता है कि तुमने ही अपने परिवार को मारने का प्लान क्यों बनाया? ये तो तुम्हारा अपना खून है, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो चित्रा ठंडी सांस लेकर हंसती है और फिर चौंकाने वाला सच उगलती है। वो कहती है कि जिसे तुम परिवार कह रहे हो वो एक घटिया परिवार है। पापा के गुजरने के बाद जब माँ और मैं यहाँ पर आए तब नीलकंठ ताऊ जी ने सहारा तो दिया, लेकिन मेरी छोटी उम्र का फायदा भी उठाया। उन्होंने बचपन में मेरे साथ गलत काम किए और मुझे फिजिकली अब्यूज भी किया। इसके बाद मैं बड़ी होती गई तो मुझे मेंटली प्रॉब्लम्स होने लगी और तब उन्होंने मुझे उस बाबा के आश्रम में छोड़ दिया। लेकिन उस बाबा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और फिर मैंने उसी के साथ मिलकर बदले का प्लान बनाया। अब मुझे पूरी फैमिली को मारकर प्रॉपर्टी हड़पनी थी। और इतना ही नहीं, इस विमला देवी को अपने पति की करतूतों का पता था, फिर भी ये चुप रही। ये सब स्वार्थी हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। इनके मरने के बाद सारी दौलत मेरी और बाबा की होती और फिर हम दूर चले जाते और प्रॉपर्टी तो हमने 4 साल पहले ही नीलकंठ को धोखा देकर अपने नाम करवा ली थी। लेकिन अब मुझे इस फैमिली को खत्म करना था, क्योंकि तभी मेरा असली बदला पूरा होता। लेकिन इस सब में मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो मुझ पर भरोसा कर सके और जब रिचुअल हो तो मुझे बचा सके, ताकि पुलिस का भी डर ना रहे और वो आदमी गवाही दे सके कि उसने मुझे बचाया है। इसलिए जब मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में पहली बार आई थी तो मैंने तुम्हारा सॉफ्ट नेचर देखा। फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी, और क्योंकि तुम मुझसे सच्चा प्यार करोगे तो मुझे मरने तो नहीं दोगे और आखिर में मैं सभी को मारकर बच जाऊंगी। और देखो, तुमने ठीक वही किया। वो कहती है कि घर की सारी भूतिया घटनाओं को मैंने और बाबा ने मिलकर ही अंजाम दिया था, और साथ ही तुम्हारे अंदर नीलकंठ की आत्मा वाली एक्टिंग, वो आश्रम में मैंने हिप्नोटिज्म सीखा था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज करके वो सब करवाया। और नीलकंठ को मारने में भी हमारा ही हाथ था, हमने ही उसे मरवाया। अब हेमंत कहता है कि ये सब मुझे आश्रम में ही पता चल गया था, तो यहाँ कोई भी नहीं मरा है। और उसके ऐसा कहते ही सभी लोग फंदों से नीचे उतर आते हैं। दरअसल सबने प्रॉप्स लगाए थे ताकि ऐसा लगे जैसे वो लोग मर चुके हैं। ऊपर से हेमंत ने पहले ही सबको चित्रा का प्लान बता दिया था। अब हेमंत चित्रा से कहता है कि मान लिया नीलकंठ ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन तुम सिर्फ उसे सजा दे सकती थी, बाकी लोगों का क्या कसूर था? तभी हमें पता चलता है कि चित्रा की माँ भी अभी जिंदा थी और ये भी हेमंत के प्लान का ही हिस्सा था। तभी चित्रा चीखते हुए कहती है कि मुझे अब कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। तुम्हें प्लान का पता चल गया, लेकिन एक बात कहूँ, रिचुअल से पहले तुम्हें वो पानी पीना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई तड़पे ना, इसके लिए मैंने सभी को फंदे पर लटकने से पहले वो पानी पिलाया था जिसमें नशीली दवा मिली थी। अब उसके ऐसा कहते ही अचानक सभी एक एक बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। फिर चित्रा आखिर में बाबा से कहती है
कि अब सारा पैसा प्रॉपर्टी लेकर हम दूर चले जाएंगे और नया आश्रम बनाएंगे। लेकिन बाबा की आंखों में लालच चमकता है और वो कहता है कि चित्रा, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो सब कुछ सिर्फ मेरा हो जाएगा, इसलिए अब तक मदद करने के लिए थैंक यू। इसके बाद बाबा चित्रा पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेमंत होश में आ जाता है, जो उस बाबा का सामना करने लगता है। फिर दोनों के बीच में जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाती है और इसी बीच बाबा चित्रा को मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक विवेक आकर चित्रा को बचा लेता है और आखिरकार अपना मौन व्रत तोड़कर मूवी में पहली बार बोलता है, कोई बात नहीं दीदी, अब आप सेफ हो। ये देखकर चित्रा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मैंने अपनी ही फैमिली को मारने की कोशिश की, जबकि आज वही फैमिली मुझे बचा रही है। फिर आखिर में हम देखते हैं कि पुलिस ढोंगी बाबा को पकड़ लेती है और उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है। साथ ही चित्रा को अब मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। फिर डॉक्टर हेमंत से कहते हैं, तुम इसे छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। पर हेमंत पूछता है कि चित्रा कब तक ठीक होगी, तो डॉक्टर बताते हैं कि उसकी याददाश्त मिटानी होगी, जिसमें 6 महीने लगातार सेशंस और दवाइयां देनी होंगी और तब जाकर वो करीब 1-2 साल में ठीक हो पाएगी। तो ये सुनकर हेमंत मुस्कुराता है कि ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मैंने चित्रा से दिल से प्यार किया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।